प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक समझौता सिद्धांत के विचारक थॉमस हॉब्स के बारे में चर्चा करेंगे। थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों ऐसे विचारक थे जो राज्य की स्थापना या राज्य की स्थिति को सामाजिक समझौते के प्रतिरूप के रूप में देखते हैं कि राज्य की स्थापना व्यक्तियों ने सामाजिक समझौते के फलस्वरूप की है, अतः राज्य सामाजिक समझौते का परिणाम है। लेकिन इसके सिद्धांत से जाने से पूर्व पहले हम हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत की चर्चा करेंगे। हॉब्स को एक संप्रभुता का प्रथम प्रमाणित व्याख्याकार माना जाता है। हॉब्स से पूर्व भी बोधा हुआ था, जिसने कहा कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन और सीमा नहीं होता। वह यह अवश्य मानता है कि प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून, ईश्वरीय कानून, उसकी संपत्ति की रक्षा करने के अधिकार ये संप्रभुता को सीमित करते हैं। लेकिन लोग बिल्कुल निरंकुशवादी संप्रभुता का समर्थक है, इसलिए उसको प्रथम प्रमाणिक व्याख्याकार माना जाता है। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता का अर्थ वह सर्वोच्च शक्ति है जिसमें राज्य के निरंकुशवाद का क्रमबद्ध सिद्धांत विकसित किया जा सकता है। संप्रभुता को उन समस्त बाधाओं से मुक्त कर दिया जो बोधा ने उन पर लगाए थे। हॉब्स संप्रभु का पद उस व्यक्ति समूह को देता है जिसे कि लोग अपने अधिकार हस्तांतरित करते हैं। उसके लिए संप्रभुता राजनीतिक जीवन का एक तथ्य है। जहाँ कहीं भी नागरिक और राजनीतिक समाज पाया जाता है, वहाँ संप्रभुता भी होनी चाहिए। उसके अभाव में प्रत्येक को मनमानी करने की छूट होगी और राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। हॉब्स कहता है कि राज्य और समाज में जहाँ उसकी स्थापना हुआ है, संप्रभुता निश्चित रूप से होगी। बोधा कहता है कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता, लेकिन प्राकृतिक अवस्था, संवैधानिक कानून, ईश्वरीय कानून तथा अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार कुछ संप्रभुता पर सीमाएं लगा देता है। हॉब्स ने अपनी संप्रभुता की धारणा को निम्नलिखित लक्षणों के साथ में अंगीकृत किया है। पहला है, संप्रभुता समस्त विधेयकात्मक कानूनों का स्रोत है। समस्त प्रजाजन के लिए मान्य होने वाले कानूनों का निर्माण करने की शक्ति केवल संप्रभुता में ही निवास की जा सकती है या की जाती है। उनका मत है कि समस्त जनता के लिए जो कानून बनाने की शक्ति है, केवल वह संप्रभुता में, अर्थात कानून का निर्माण केवल संप्रभुता ही में समाहित है। दूसरा है, संप्रभुता असीमित है। प्रभुसत्ताधारी ईश्वरीय प्रकृति और अन्य किसी भी कानून से बाध्य नहीं है। राज्य के कानून संप्रभुता की आज्ञा मात्र है और वह उनसे ऊपर है। उन पर कोई निरंकुश नियंत्रण लगाया जाए तो वह संप्रभु नहीं हो सकता, अर्थात वह असीमित मानता है। असीमित से मतलब उसके ऊपर किसी तरह का और कोई कानून नहीं है, न तो कोई ईश्वरीय कानून है, न कोई प्राकृतिक कानून है, न कोई और देवीय कानून है, अर्थात वह असीमित है। उस पर किसी भी तरह का कोई कानून नहीं है। तीसरा नंबर का है, संप्रभुता प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। संप्रभुत्व समस्त प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। वह प्रशासनिक और पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, उनका श्रेणीकरण करता है और समस्त अधिकारियों को उनको शक्तियां प्रदान करता है। हॉब्स कहता है कि संप्रभु ही वह शक्तिशाली व्यक्ति है, संस्था है जो प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है, उनको श्रेणीबद्ध करते हैं और उनको शक्तियां प्रदान करती हैं।
4th नंबर है संप्रभुता न्याय का स्रोत। हॉब्स कहता है कि न्याय का एकमात्र स्रोत संप्रभु है। शासक को न्याय का स्रोत और न्यायाधीशों को सिंहासन के नीचे का सिंह कहकर हॉब्स ने न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत का खंडन किया। इस प्रकार हॉब्स की विचारधारा में शक्ति विभाजन और नियंत्रण और संतुलन के लिए भी कोई स्थान नहीं है। अर्थात वो हॉब्स को कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका वाली तीनों शक्तियां एक साथ में देता है। तीनों शक्तियां एक साथ में देता है, इसलिए उसके सिद्धांत में कहीं भी शक्ति विभाजन का उल्लेख नहीं मिलता। नेक्स्ट है अधिकार केवल संप्रभुता में ही निहित। हॉब्स राज्य में विद्यमान किसी भी व्यक्ति, परिवार, चर्च व अन्य समुदाय को अधिकारों को स्वीकार नहीं करता। इस बात का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति और समुदाय के अधिकार का एकमात्र स्रोत संप्रभु है। उन्हें केवल वे ही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जो संप्रभु द्वारा स्वीकार किए जाए। व्यक्ति और समुदाय संप्रभु के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अधिकार का दावा नहीं कर सकते। इस संबंध में हॉब्स एक अपवाद अवश्य स्वीकार करता है कि वह व्यक्ति की आत्म सुरक्षा का अधिकार, अर्थात व्यक्ति की आत्म सुरक्षा का अगर राज्य सुरक्षा नहीं कर पाता है तो व्यक्ति उसके विरुद्ध कार्य कर सकता है, नहीं तो व्यक्ति को और कोई सा भी अधिकार नहीं है कि राज्य के विरुद्ध वो कोई कार्य कर सकते। युद्ध और शांति का निर्णायक हॉब्स केवल आंतरिक शांति की बात नहीं करता, वरन वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी संप्रभु को असीमित शक्ति प्रदान करता है। उसके अनुसार युद्ध और शांति का एकमात्र निर्णायक संप्रभु है। संप्रभु के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ अपनी इच्छा अनुसार युद्ध, शांति और समझौते का मार्ग अपनाया जा सकता है। उसे अपनी इच्छा अनुसार सैनिक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार है। हॉब्स कहता है आंतरिक ही नहीं बाहरी दृष्टिकोण से भी संप्रभु स्वतंत्र है। वो जैसा चाहे वैसा कार्य कर सकता है। उस पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अन्य राज्यों का कोई प्रभाव और दबाव नहीं होता। संप्रभु अविभाज्य और अधेय है। हॉब्स के अनुसार संप्रभु अविभाज्य और अधेय है। संप्रभुताधारी संप्रभुता का कोई गुण किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता, नहीं किसी अन्य को उसके प्रयोग में भागीदारी बना सकता है। यदि वह ऐसा करने का प्रयत्न करता है तो संप्रभुता एकदम नष्ट हो जाती है। 8 नंबर का है संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी। हॉब्स कहता है कि संप्रभुता व्यक्ति समुदाय से व्यापक, वह विधि, प्रशासन, अधिकार और न्यायिक और इन सब पर लागू होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हॉब्स ने अपने जो संप्रभुता संबंधी जो विचार दिए हैं वो बिल्कुल एक नग्न निरंकुशवादिता की स्थापना करते हैं, लेकिन उसमें कुछ अच्छाई भी ये झलकती है कि उन्होंने एक आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्तियों को देकर यह स्पष्ट किया कि अगर राज्य जो निरंकुश है वह अगर व्यक्तियों की सुरक्षा नहीं कर पाता है तो वह भी उसके विरुद्ध जा सकते हैं और वह केवल आत्म सुरक्षा का अधिकार। इस प्रकार हॉब्स ने अपने राज्य को एकमव निरंकुश बनाने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि राज्य को निरंकुश बनाना आवश्यक था। इसीलिए उन्होंने इस पृष्ठभूमि सामाजिक समझौते का सहारा लेकर इस तरह के सिद्धांत दिए, लेकिन उन्होंने मानवता का एक महत्वपूर्ण अंश आत्म सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य का विरोध करने का अधिकार भी दिया। इस प्रकार हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था के बाद में जो राज्य की स्थापना की तो उस राज्य को उन्होंने निरंकुश संप्रभुता के रूप में प्रतिरूप करने की कोशिश की।